हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में इतने शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेके 21 तारीख तक के शिफ्ट 1 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 21/2/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया है कि 277 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। फिर बोला गया कि यदि पुल को पार करने में उसे 45 सेकेंड का समय लगता है तो पुल की लंबाई ज्ञात करे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर आपका क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है आपका समय बराबर? दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, यानी कि समय मतलब टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया है कि पुल और प्लस ट्रेन की कुल दूरी को पार करने में कितना लगता है? 45 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दी गई है, हमें निकालना क्या है? पुल की लंबाई निकालनी है। तो हम लोग पुल की लंबाई क्या मान लेंगे एक समय के लिए? यक्स मान लेते कि यक्स मीटर क्या है? यक्स मीटर आपकी पुल की लंबाई है। तो उस ट्रेन को कितना जो है दूरी तय करना होगा? 277 मीटर उस ट्रेन की लंबाई को प्लस यक्स मीटर उस पुल की लंबाई को, कुल मिलाकर दूरी उसे कितनी तय करनी होगी? 277 प्लस यक्स मीटर। उस ट्रेन के द्वारा कुल कितनी दूरी तय करनी होगी उस पुल को पार करने में? 277 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस यक्स यानी कि कुल पुल की लंबाई। तो कुल इतना दूरी जो है उस ट्रेन को तय करना है। कितने की चाल से तय करेगा? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। लेकिन यहां पर दूरी किस में दिया गया है? मीटर में दिया गया है। दूरी किस में है? दोनों जो है ट्रेन की लंबाई या पुल की लंबाई दोनों क्या है? मीटर में है। लेकिन यहाँ पे चाल नीचे क्या दिया गया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें इसमें किसे में चेंज करना होगा? मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना किया जाता है। किसे गुना किया जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या करेंगे? 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। 5/18 लिखेंगे, नीचे तो 18 कहाँ चला जाएगा? गुना में ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ऊपर में कुल दूरी हो गया, नीचे आपका क्या हो गया? चाल हो गया, जो कि कुल कितना समय लेता है? तो 45 सेकेंड समय लेता है। तो इधर आपका क्या हो गया? इधर भी आपका कुल समय हो गया और इधर भी आपका क्या हो गया? कुल समय हो गया। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। ऊपर दूरी है, नीचे चाल है। यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? पुल की लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इधर सारा हल करेंगे। तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 पचे 45 हो गया। 2 से काटेंगे 60 को तो कितना बार में चला जाएगा? 30 बार में चला जाएगा। ऊपर में आपका कितना बचा? 277 प्लस यक्स बचा। नीचे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 पचे 25 या 75 यानी कि 750 हो जाएगा। यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा? 750 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 277 हो जाएगा। तो माइनस करने पर आपका कितना आ जाएगा? आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 473 आएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 473 मीटर क्या हो जाएगी आपकी? पुल की लंबाई हो जाएगी। यक्स किसका मान है? यक्स का मान कितना आया? 473 मीटर। यक्स का मान हम लोगों ने किसका माना था? पुल की लंबाई को माना था, यानी कि पुल की लंबाई कितनी आ गई? 473 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो यानी कि पुल की लंबाई कितनी है? 473 मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्ताकार भूखंड का परिधि जो है यानी कि पेरीमीटर कितना है? 220 मीटर है। फिर बोला गया है कि यह 15 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार पथ से जो है क्या हुआ है? घिरा हुआ है।
तो पूछा जा रहा है आपसे कि पथ का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए एक वृत्ताकार एक कोई जो है भूखंड यानी कि कोई जो है पर्वत भूमि है, उसका जो है परिधि यानी कि पेरीमीटर कितना दिया गया है, 220 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 220 मीटर। फिर बोला गया कि उसके चारों ओर क्या किया गया है, एक जो है 15 मीटर का चौड़ा एक वृत्ताकार पथ से जो है क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यानी कि इससे जो है क्या है, ये जो आपका बाहर जो एक वृत्ताकार पथ जो है इससे घेर दिया गया, उसकी जो है चौड़ाई कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 15 मीटर। तो इसी पथ का यानी कि इसी रास्ता का जो आपका क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, इस जो अंदर वाले वृत्ताकार भूखंड की परिधि दी गई है उसका त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगा। तो हमें निकालना होगा कि अंदर जो भूखंड यानी कि वृत्ताकार परिधि है उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर यानी कि किसी सर्किल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यानी कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और 2πr का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 220 मीटर दिया गया। तो क्या करेंगे, फार्मूला में सारा पुट करेंगे, 2πr, तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर हमें यानी कि त्रिज्या निकालना है तो 8 से उसे डिनोट करेंगे। और कुल पेरीमीटर यहाँ पर कितना दिया गया है, 220 मीटर दिया गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 220 लिख देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका रेडियस यानी कि त्रिज्या निकल जाएगा। तो 22 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि आपका रेडियस कितना आ गया, 7×5 = 35 मीटर आ गया। यानी कि जो आपका अंदर एक वृत्ताकार भूखंड परिधि था उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना आया, 35 मीटर आया। तो अब हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है पथ का क्षेत्रफल। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर मान लेंगे ये जो अंदर का वृत्त है उसका जो है छोटा आर है, और जो बाहर का वृत्त है उसका त्रिज्या जो है कितना, आर मान लेते। क्या मान लेते, आर मान लेते हैं। तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल का एरिया निकालने का यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। आपका क्या हो जाता है, πr² हो जाता है। तो हमें एक त्रिज्या क्या है, r है, एक त्रिज्या जो बाहर वाली त्रिज्या क्या है, बड़ा आर माना, यानी कि πr²। ये जो है क्या हो गया, आपके बाहरी वृत्त का यानी कि जो अंदर वाले भूखंड से बाहरी वृत्त से जो घेरा गया उसका यहाँ पर आपका एरिया हो गया, क्या हो गया, πr², माइनस अंदर वाले, ये जो है अंदर का जो है आपका परिधि था इसका अंदर का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस पथ का एरिया निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, πr² यानी कि छोटा r² हो जाएगा। दोनों में क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच जाएगा आपका, r² माइनस r² बच जाएगा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई r प्लस r लिख सकते हैं और r माइनस r लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अलजबरा में फॉर्मूला a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये आपका अलजबरा का फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर मेंसुरेशन में लगाया जा रहा है। तो r² माइनस r² को क्या लिख सकते हैं, r² बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू में बड़ा आर माइनस छोटा आर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। बड़ा आर जो है, बड़ा आर यहाँ पर कितना हो जाएगा, छोटा आर कितना है, 35 है, प्लस 15 मीटर क्या है, चौड़ा उसमें रास्ता, यानी कि बड़ा आर जो है कितना हो जाएगा, 35 मीटर अंदर की त्रिज्या प्लस जो है 15 मीटर उसमें रास्ता है। तो टोटल कितने मीटर हो गया आपका, 50 मीटर हो गया। कितना हो गया, 50 मीटर। यानी कि बड़ा रेडियस आपका कितना है, 50 मीटर, और छोटा त्रिज्या कितना है, 35 मीटर। तो दोनों का यहाँ पर योग लिखना है, तो योग करेंगे तो दोनों का कितना हो जाएगा, 5 3 8 85 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, निकटतम पूर्णांक में आपका आंसर यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15 × 120, अब 15 × 25 = 75, यानी कि 1275 कितना हो जाता है आपका, 1275 इंटू 22 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75 × 150, तो 12 दूनी 24 = 2550। 2550 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 5 5 5 10, 25 और 2 27, 1 28 हो गया। यानी कि टोटल ऊपर गुना करने पर आपका कितना आ गया, 28,050/7। तो क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 7 × 28 0।
फिर आपका जीरो बैठ जाएगा, 7×7 = 49, 4007 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका लगभग निकटतम कितना हो जाएगा आंसर, 4007 मीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, पथ का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो रास्ता था उसका एरिया कितना आ गया, 4007 मीटर स्क्वायर इसका रास्ता आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपको दो फार्मूला आपको हमेशा याद रखना कि वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, और उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr² होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको हमेशा BODMAS थ्योरम पता होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि BODMAS थ्योरम क्या होता है। क्या होता है आपका BODMAS होता है। बी से आपका क्या हो गया, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक आपका बिग ब्रैकेट, एक आपका मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ और हिंदी में का दिया हो रहता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, ऑफ है उसके बाद ऑफ को हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड को हल करेंगे। यानी कि BODMAS थ्योरम के हिसाब से जो दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, और जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है बड़ा ब्रैकेट का अंदर का सारा हल कर लेंगे। बड़ा ब्रैकेट का हल करने से पहले क्या करेंगे, उसके अंदर का स्मॉल ब्रैकेट का हल कर लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो 0.02 आ जाएगा। यहाँ पर 0.2 इंटू 0.1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। किसको भाग करना है, 0.8 को भाग करना है। तो 0.8 भागा 0.02 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये नीचे में चला आ जाएगा। यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे, दोनों पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, एक शून्य एक्स्ट्रा बैठ जाएगा। 2 से 80 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में चला जाएगा। यानी कि इस पूरे ब्रैकेट का हल करने पर आंसर कितना आता है, 40 आता है। इस पूरे बिग ब्रैकेट का जब हम लोगों ने हल किया तो कितना आया, 40 आया। यहाँ पर क्या करेंगे, सारा नीचे लिख देंगे, 5 इंटू 0.1 भाग का साइन है तो कितना आया अंदर, बिग ब्रैकेट का हल करने पर, बड़ा ब्रैकेट का हल करने पर 40 आया। कितना आया, 40 आया। आगे क्या साइन है, गुना का साइन है, गुना का साइन यहाँ पर दे देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑफ का सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जाता है। भाग से पहले किसका सिंप्लीफाई किया जाता है, ऑफ का, यानी कि का। तो का यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.2 इंटू 0.1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। किसे भाग करना है, 0.2 से भाग करना है। यानी कि 0.2 भागा 0.02 से, पॉइंट जब दोनों हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एक शून्य बैठ जाएगा। 2 से जब 20 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। यानी कि पूरा स्मॉल ब्रैकेट का हल किया तो हम लोगों ने कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। क्या करेंगे, आप सारा हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1/10। और जब भाग को गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। जब भाग को गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि 40 को क्या लिखेंगे, 1/40 लिखेंगे। इंटू क्या करेंगे, इंटू 10 है तो 10 लिख देंगे। 10 से 10 आपका चला गया। 5 से 40 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को पूरा हल करने पर आपका आंसर कितना आया, 1/8 आया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को आप हमेशा परीक्षाओं में भी जो है ध्यानपूर्वक बनाए करेंगे, क्योंकि उसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि ए ने 25% के लाभ पर बी को एक वस्तु बेची। क्या किया, ए ने 25% के लाभ पर क्या किया, बी को एक वस्तु बेचा। फिर बी ने सी को 30% के लाभ पर क्या किया, उस वस्तु को बेच दिया। फिर बोला गया है कि यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 रुपये अधिक है तो ए ने जो है इसका कितना भुगतान किया होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ए जो उस वस्तु को खरीदा था तब उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना था, 100% था। कितना था, मान लेंगे क्योंकि कोई भी वस्तु जो है खुद में हमेशा उसका मूल्य जो है कितना रहता है, 100% रहता है। तो ए यहाँ पर मान लेंगे कि ए जो है कितना है, 100% में उसे खरीदा गया था। फिर बोला कि ए जो है बी को क्या किया, उस वस्तु को
25% के लाभ पर बेच दिया। क्या किया? 25% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि कोई सामान अगर ए 100% में खरीदा था, 25% के लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी जो है उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 125% में खरीदा होगा। ए अगर किसी वस्तु का 100% दाम था ए के समय, ए जो है फिर उसे बी को 25% के लाभ में बेच दिया, तो बी जो है कितने में खरीदा होगा? 125% में खरीदा होगा। फिर बोला गया कि बी जो है सी को क्या करता है? 30% के लाभ पर बेच देता है। कितने प्रतिशत के लाभ पर? 30% के लाभ पर बेच देता है। तो यहां पर हमें निकालना होगा कि 125% का 30% कितने प्रतिशत होते हैं। वही जो है क्या हो जाएगा? सी का असल लाभ होगा। सी का असल लाभ कितना लाभ होगा? 125% का 30%। तो 125% का 30% कितना होता है? तो यहाँ पे निकाल लेंगे 30%। 1 0 चला गया, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 12 तिया 36, 37 पॉइंट यहाँ पर बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 37.5। यानी कि असल में सी को जो है कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 37.5% का लाभ होता है। और बी को यानी कि ए को जो है कितना लाभ होता है? 25% का। और बी जब सी को बेचता है तो असल में कितना लाभ होता है? बी को 37.5% का लाभ होता है। तो ए को 25% का लाभ हो रहा है और बी को 37.5% का लाभ हो रहा है। तो दोनों के लाभ प्रतिशत में अंतर कितना है? दोनों के लाभ प्रतिशत में अंतर कितना है? ए को 25% लाभ हो रहा है असल में, और बी को जो है 37.5% का लाभ हो रहा है। तो दोनों के लाभ में अंतर कितना है? तो 37.5 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 5 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। जो कि दोनों के लाभ का अंतर कितना दिया गया? 72 रुपये दिया गया। यानी कि दोनों के लाभ का प्रतिशत में अंतर तो 12.5% है, और रुपये में अंतर कितना है? 72 रुपये है। तो यहां पर से क्या निकाल सकते हैं? 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि ए जो है भुगतान किया था उस वस्तु के लिए। यहां पर क्या करेंगे? 1% का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो गया। 5 से काटेंगे तो यहां पर कितना बार में चला जाएगा? 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। यानी कि 25% बराबर अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं तो 25% बराबर आपका कितना हो जाएगा? 144 रुपये। तो हमें कितना चाहिए? 100% का वैल्यू। दोनों तरफ क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 चौक 100% बराबर 4 चौक 16, 14 चौक 56, 157। यानी कि ए जो है उस वस्तु के लिए 576 रुपया भुगतान किया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर दिया गया है कि 30 संख्याएं हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं। फिर बोला गया कि पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। फिर बोला गया अंतिम 14 संख्याओं का औसत कितना है? 5 है। फिर बोला गया कि 16वीं संख्या का औसत कितना है? 7 है। और फिर आगे बोला गया कि 30 संख्याओं का औसत भी क्या है? 7 है। तो पूछा जा रहा है कि 15वीं संख्या क्या है, यानी कि 15वीं संख्या का मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बोला क्या गया कि कुल संख्याएं जो है, टोटल संख्याएं कितनी है? 30 है। उनमें से पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 14 संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 14 × 9 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? पहली 14 संख्याओं का योग निकल जाएगा। जब पहली 14 संख्याओं का औसत तो 9 है, तो जब 14 × 9 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? पहली 14 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो 14 9 कितना होता है आपका? 126 होता है। यानी कि पहली 14 संख्याओं का योग कितना आ गया? 126 आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर अंतिम 14 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो अंतिम 14 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? यहाँ पर 5 दिया गया। तो क्या करेंगे? 14 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 25 70 हो जाएगा। यानी कि अंतिम 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल जो है पहली 14 संख्या अंतिम 14 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 और 12 7 19 होता है। यानी कि कुल मिलाकर 28 संख्याओं का योग कितना आ गया? 196। लेकिन यहां पर बोला गया कि 30 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। 30 संख्याओं का औसत कुल मिलाकर कितना है? 7 है। तो जब 30 × 7 करेंगे तो क्या निकल जाएगा?
कुल 30 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7 या 21, यानी कि 210 जो है क्या हो जाएगा, कुल 30 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 210 माइनस 196 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जो आपकी 15वीं और 16वीं संख्या है उसका योग बचा रह जाएगा, क्योंकि पहली 14 संख्याओं का योग 126 है, अंतिम 14 संख्याओं का योग 70 है, यानी कि बीच में कौन सी संख्या बच गई है, 15वीं संख्या, एक आपकी 16वीं संख्या बच गई है। तो जब कुल योग से कुल 28 योग का माइनस करेंगे उसमें तो क्या निकल जाएगा, 15वीं और 16वीं संख्याओं का योग निकल जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14 बच जाता है। लेकिन यहाँ पर उसमें से भी बोला गया है कि 16वीं संख्याओं का औसत, यानी कि सीधा सीधी यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि 16वीं संख्याएं कितनी है, 7 है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर औसत दे दिया गया है। यहाँ पर एक तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि 16वीं संख्या कितनी है, 7 है। तो 15वीं और 16वीं संख्याओं का योग 14 है, तो उसमें से 16वीं संख्या का योग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपकी 15वीं संख्या निकल जाएगी। कौन सी संख्या निकल जाएगी, 15वीं संख्या निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि आपकी 15वीं संख्या कितनी है, 7 है। तो इस क्वेश्चन का 7 आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ में क्या दिया गया, प्रोडक्शन और सेल, यानी कि उत्पादन और बिक्री दी गई है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 2012-13 और 13-14 में वाहनों के कुल उत्पादन और 11-12 और 14-15 में वाहनों की कुल बिक्री के बीच अंतर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 12-13 और 13-14 में कुल उत्पादन का योग निकाल लेंगे। तो 12-13 यहाँ पर आपका क्या है, 12-13 में कुल उत्पादन कितना होता है, तो 700 उत्पादन होता है। कुल कितना होता है, उत्पादन होता है 12-13 में 700 उत्पादन होता है। फिर आपका बोला गया है 13-14 में, तो 13-14 में उत्पादन कितना होता है, तो 580 होता है। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7-5 12, यानी कि 1280 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 11-12 का देखेंगे कि उसमें जो है बिक्री, यहाँ पर जो है ध्यान देना कि यहाँ पर क्या बोला गया, बिक्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 और 12 का बिक्री यहाँ पर देखेंगे कितना हुआ है। तो 11 और 12 के बीच में जो है कितना बिक्री हुआ है, तो सेल आपका कितना हुआ है, 520 का हुआ है। कितना हुआ है, 520 का हुआ है। फिर 2014 और 15 में देखेंगे कुल कितनी बिक्री है। तो 2014 और 15 में कुल कितनी बिक्री है, तो 800 कुल बिक्री है। तो इसका भी क्या करेंगे, योग निकाल देंगे। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8-5 13, 1320 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का क्या निकाल लिया हम लोगों ने, योग निकाल लिया। इसमें पूछा क्या जा रहा है, दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो एक का योग कितना है, 1320 है, दूसरे का योग कितना है, 1280 है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आपका अंतर आएगा यहाँ पर 40 का। कितना का अंतर आएगा आपका, 40 का अंतर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है कि एक नाव 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी जो है प्रतिकूल धारा में और 6 किलोमीटर दूरी जो है अनुकूल धारा में तय करती है। फिर दूसरा बोला गया कि यह जो है 5.5 घंटा में 15 किलोमीटर प्रतिकूल धारा में और 14 किलोमीटर जो है अनुकूल धारा में जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनुकूल धारा में नाव की गति क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला इसी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि समय बराबर आपको क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिकूल धारा को हम लोग क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और अनुकूल धारा को क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं अनुकूल धारा को। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, अनुकूल धारा पूछा जा रहा है, यानी कि y का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला क्या जाना कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि 5 किलोमीटर जो है क्या जाता है,
प्रतिकूल धारा की चाल से जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर दूरी जो है यक्ष की चाल से जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, जब विपरीत दिशा में यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था 5 किलोमीटर, तब उसका समय निकल गया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 5 किलोमीटर दूरी यक्ष आपका चाल है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। फिर बोला गया कि 6 किलोमीटर जो है अनुकूल धारा की चाल से जाता है, यानी कि 6 किलोमीटर जो है वाई की चाल से जाता है। तो ये अभी क्या हो गया, समय हो गया। तो इधर भी समय, इधर भी समय, यानी कि अनुकूल जाना और प्रतिकूल जाने में कुल समय जो है कितना लेता है, तो 2 घंटे का समय लेता है। तो ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा में क्या बोला गया कि 15 किलोमीटर जो है प्रतिकूल जाता है, यानी कि 15 किलोमीटर जो है क्या जा रहा है, यक्ष की चाल से जा रहा है। फिर बोला गया कि 14 किलोमीटर जो है अनुकूल धारा की चाल से जाता है, यानी कि 14 किलोमीटर जो है वाई की चाल से जाता है। तो दोनों मिलाकर कुल कितना समय लेता है, तो 5.5 घंटा का समय लेता है। यानी कि जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 की 11/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, y का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यक्ष को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि यक्ष को काटना पड़ेगा। तो यक्ष को काटने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर जब 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 या 15/x। तो 15/x प्लस 15/x और नीचे माइनस 15/x है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा, 6 18/y, कितना हो जाएगा, 18/y माइनस 14/y हो जाएगा। इधर आपका कितना हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 11/2 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18/y माइनस 14/y, तो कितना बचेगा आपका 4/y। इधर एलसीएम ले लेंगे तो 2, 6 दूनी 12, 12 में से 11 गया तो कितना हो गया, 1 बचा। यानी कि y बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि उस नाव की चाल जो है अनुकूल धारा में जब जाती है तो नाव की गति कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर दिया गया है कि 2 पाइप ए और बी जो है कितने समय में जो है एक टैंक को भर सकती है, तो 30 मिनट में ए भर सकता है और 40 मिनट में बी उस टैंक को अकेले जो है भर सकता है। फिर बोला गया कि जबकि तीसरा पाइप सी जो है प्रति मिनट 36 लीटर पानी जो है क्या करता है, निकाल सकता है। तो बोला गया यदि सभी पाइप एक साथ जो है खोल दिए जाते हैं तो टैंक जो है 1 घंटे में क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टैंक की क्षमता यानी कि टैंक का इफिशियंसी कितने लीटर का है, यानी कि उस टैंक में कुल जो है कितना लीटर जो है पानी अट सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफी बार बता चुका कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। TW आपका क्या हो गया, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी की कार्य क्षमता निकालेंगे, कितने यूनिट जो है प्रत्येक मिनट वो भरते हैं और सी जो है खाली करता है। यहाँ पर ए जो है बोला गया कि कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। बी जो है उसी टंकी को कितने मिनट में भरता है, तो 40 मिनट में भरता है। और जब तीनों को खोल दी जाती है यानी कि ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो तीनों मिलाकर जो है कितने समय लेते, 1 घंटा लेते। तो क्या करेंगे, दोनों मिनट में, तो इसे भी मिनट में चेंज कर देंगे, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट, यानी कि तीनों मिलकर जो है कितना समय में भरते, 60 मिनट में भरते। तो क्या करेंगे, 30 40 60 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 30 40 60 का, तो 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ए जो है 4 की कार्य क्षमता से उस टैंक को जो है क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। यानी कि ए जो है प्रति मिनट जो है क्या करता है, 4 यूनिट भरता है। फिर क्या करेंगे, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि बी जो है उस टैंक को 3 यूनिट की प्रति क्षमता से क्या कर रहा है, भर रहा है। और जब 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जब तीनों मिलकर यानी कि तीनों को खोल दिया जाता है तो 2 की कार्य क्षमता से भर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सी का एफिशिएंसी हमें प्राप्त करना होगा कि वो जो है प्रति मिनट कितने की कार्य क्षमता से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए जो है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, बी जो है 3 यूनिट भरता है। यानी कि जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो कुल मिलाकर 4 और 3 7 यूनिट भरेगा। लेकिन जब उसमें सी भी खोल दिया जाता है तो मात्र जो भरने वाली क्षमता कितनी है, मात्र 2 यूनिट भर रहा है। लेकिन जब अकेले ए और बी को सिर्फ खोला जाएगा तो 7 यूनिट भरते हैं, लेकिन जब तीनों को खोल दिया जाता है तो 2 यूनिट भर रहे हैं। यानी कि सी जो है क्या कर रहा है, 5 यूनिट के हिसाब से क्या कर रहा है, खाली कर रहा होगा। तभी तो मात्र 2 यूनिट भर रहे, क्योंकि 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। जो कि 2 यूनिट कौन भर रहा है, तीनों मिलकर भर रहे हैं। यानी कि 7 यूनिट से भर सकते थे ए और बी मिलकर, लेकिन जब सी खाली करने वाली पाइप को खोल दिया जाता है तो मात्र 2 यूनिट से भर रहे। यानी कि सी जो है 5 यूनिट के हिसाब से क्या कर रहा है, उस टैंक को खाली कर रहा है। तो खाली करना कितना है, 120 यूनिट खाली करना है। और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट के प्रति मिनट के कार्य, यानी कि प्रति मिनट में जो है क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो खाली करना है 120 यूनिट और खाली कर रहा है प्रति मिनट 5 यूनिट के हिसाब से। तो कितने समय में खाली कर लेगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, सी का जो है समय निकल जाएगा, कितने समय में खाली कर सकता है। तो क्या करेंगे, 120 भागा 5 तो कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। यानी कि 24 मिनट में उस टैंक को पूरी तरीके से सी जो है क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो यहाँ पर बोला गया कि प्रति मिनट जो है सी क्या करता है, 36 लीटर पानी निकालता है। और पूरा पानी जो है कितने समय में निकाल लेगा, 24 मिनट में निकाल लेगा। तो यहाँ पर हमें टैंक की पूरी क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 × 36 करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि सी जो है 1 मिनट में 36 लीटर निकाल लेता है। तो कुल जो है खाली 24 मिनट में कर देगा। यानी कि कुल जो है टैंक की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 × 36 कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 24 × 72 और 24 छक आपका कितना हो जाता है, 144। यानी कि 720 और 144 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। यानी कि उस पूरे टैंक की क्षमता यानी कि इफिशियंसी उसकी कितनी है, 864 लीटर की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर दिया गया है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की वर्ष में जो है आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, ए और बी का 10:13 था। फिर बोला गया कि अब से 9 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 5:6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है, ए और बी का जो है क्या दिया गया, अनुपात दिया गया, कौन, 6 वर्ष पहले का कितना दिया गया, 10:13। फिर बोला गया कि वर्तमान से 9 वर्ष बाद कितना अनुपात हो गया, 5:6 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का अंतर, जैसे कि 5 में से यानी कि 6 में से 5 गया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना, यानी कि अंतर निकालेंगे कितना, 1 है। तो 1 से जो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों ऊपर वाले का रेशियो में दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 से क्या करेंगे, नीचे गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करके लिख देंगे। तो ए का जो है कितना आ जाएगा, 6 वर्ष पहले का अनुपात, तो 10:13। और वर्तमान से 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। यहाँ पर जो है नया कितना हो गया, यहाँ पर 10:13 हो गया 6 वर्ष पहले का अनुपात। और जो है अब वर्तमान से 9 वर्ष बाद का अनुपात कितना हो गया, 15:18 हो गया। तो यहाँ पर जो है दोनों के रेशियो में कितने यूनिट का अंतर है, दोनों के रेशियो में कितने यूनिट का अंतर है, तो 5 यूनिट का अंतर है। यहाँ भी 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इधर भी जो है जब माइनस करेंगे तो 18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही आपका बचेगा। यानी कि दोनों के रेशियो में जो है यूनिट में अंतर कितना, 5 यूनिट का अंतर है। और समय में अंतर कितना है, तो समय में अंतर पहले जो है 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया था और बाद में जो है वर्तमान से 9 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया था। यानी कि दोनों के अनुपात में जितना अंतर है उतना ही जो है क्या है, समय में अंतर था। यानी कि जो अनुपात में अंतर है उसके बीच में जो है समय में कितना अंतर हो गया, 6 वर्ष पहले का 9 वर्ष बाद का। यानी कि कुल मिलाकर जो है 15 वर्ष का, यानी कि 9 6 15 वर्ष का जो है अंतर रहा है समय का। यानी कि दोनों के अनुपात में जब 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया था और वर्तमान से 9 वर्ष बाद, यानी कि दोनों के अनुपात में उम्र में जो अंतर कितना हो गया, 9 6 15 वर्ष का अंतर हो गया। तो यहाँ पर से क्या निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने साल है,
3 साल का है। तो हमें चाहिए क्या, ए और बी की वर्तमान आयु चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए और बी के 6 वर्ष का पहले आयु निकाल कर उसमें 6 जोड़ देंगे दोनों में। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ए का जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ए का जो है 6 वर्ष पहले का 1 यूनिट का 3 साल है, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा वैल्यू, तो 10 तिया 30 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 है तो 13 का कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो ये जो उम्र आया क्या है, ए और बी के 6 वर्ष पहले का। वर्तमान करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 6 को जोड़ देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 30 अच्छे 36, 39 अच्छे कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, दोनों का योग पूछा जा रहा है। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 4 3 7 1 8 आ जाएगा। यानी कि ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 81 साल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्या है, ग्राफ दिया गया है, आपके पहले वाले ही ग्राफ है जिसमें प्रोडक्शन और सेल दिया गया है सभी वर्षों में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्षों के दौरान वाहनों की औसत उत्पादन, 5 वर्षों के दौरान वाहनों का औसत वार्षिक उत्पादन वाहनों की औसत वार्षिक बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें औसत उत्पादन और औसत बिक्री निकालना पड़ेगा पूरे 5 वर्षों का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्शन यानी कि आपका उत्पादन का जो है कुल योग निकालकर उसका औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर सारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 साढ़े 600 यानी कि 6 6 1250, 12 7 1950। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1950 प्लस आपका 580, फिर आपका कितना हो गया 650 हो गया। जोड़ देंगे सभी को तो 0 5 5 10 8 18, 19 5 24 अच्छे 30 है, एक कितना हो गया 31, यानी कि 3180 का जो है टोटल क्या हुआ था, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन हुआ था। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि सेल्स यानी कि बिक्री कितनी हुई थी। तो पहले साल में कितना हुआ था यहाँ पर 550 का, फिर दूसरे में 520 का, तीसरे में 750 का। तो 7 5 12 1 13 हो गया आपका 13, 13 5 18, 18 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 26, 26 आप 5 कितना हो गया आपका 3120 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर सेल यानी कि बिक्री कितनी की गई थी, 3120 यूनिट का जो है यहाँ पर बिक्री किया गया था। तो यहाँ पर योग निकला, हमें चाहिए क्या, औसत चाहिए। तो औसत यहाँ पर जो है टोटल वर्ष कितना था, 5 वर्ष था, और यहाँ भी जो है कितने वर्ष था, 5 वर्ष था। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, दोनों का औसत का अंतर निकाल सकते हैं। तो दोनों के औसत का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3180 माइनस 3120 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, औसत में अंतर हो गया। किससे जो है प्रतिशत अधिक पूछा जा रहा है, यहाँ पे वार्षिक बिक्री से पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका वार्षिक, यहाँ पर जो है आपका वार्षिक बिक्री का औसत यहाँ पर आ जाएगा। तो नीचे क्या लिख देंगे 3120/5, परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 5 चला गया, 0 0 से काट देंगे, 6 से काटेंगे तो 6 25 30, 6 दूनी 12, 4 से कटा है तो 13 चौक 52, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 25/13% आ गया। लेकिन जो आपका आंसर दिया गया किस में दिया गया, पॉइंट में दिया गया। तो क्या करेंगे इसे पॉइंट में चेंज करेंगे। तो 13 से 25 को जब 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, आपका कितना बच गया 12, तो 13 नमा 117 हो गया। आपका कितना बच गया 3, तो 13 दूनी 26। यहाँ पर पूरा पूछा क्या जा रहा है आंसर, 2 दशमलव स्थान तक जो है सही हो सकता आंसर, यानी कि इसके आगे जो है पॉइंट का वैल्यू अब नहीं लिखेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.92% होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है कि एक कक्षा में कितने छात्र हैं, कुल 80 छात्र हैं। फिर बोला गया है कि 50 केजी वजन वाले एक छात्र जो है क्या हो जाते हैं, कक्षा छोड़ देते हैं। फिर बोला गया कि और उसी समय एक अन्य छात्र जो है कक्षा में क्या हो जाते हैं, शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार छात्रों का औसत वजन जो है क्या हो जाता है, 250 ग्राम बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि नए छात्रों का जो आपका नए छात्र से जो पुराने छात्र के स्थान पर आए उनका वजन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसमें, किलोग्राम में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक वाइज इस मैथ को बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कितना वजन का जो है छात्र चला गया।
तो कितना वजन का चला गया, तो 50 केजी का छात्र जो है क्या हुआ, कक्षा को छोड़कर चला गया। कक्षा को छोड़कर जाने वाले छात्रों का जो है ये वजन कितना था, 50 केजी था। और जब नए छात्र शामिल हुए तो कुल मिलाकर जो है उनका वजन कितना बढ़ गया, तो औसत वजन जो है कितना बढ़ गया, 250 ग्राम बढ़ गया। तो जब इसे केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम में केजी में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, 1000 से भागा देंगे, तो ये क्या हो गया, केजी में चेंज हो गया। तो देखेंगे कि कितने जो है कुल किलोग्राम जो है वृद्धि हो गए नए छात्र के आने पर। 50 केजी का छात्र गया था, कुल मिलाकर 250 ग्राम जो है प्रति औसतन जो है क्या हो गया, वजन बढ़ गया जब नए छात्र आते हैं। तो इसको किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से भागा देंगे, कुल मिलाकर क्या करेंगे, 80 से गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कुल मिलाकर कितने जो है वृद्धि हुई, यानी कि कुल जो है वजन में, कुल योग में जो है कितनी वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, काटेंगे यहाँ पर 250 चौक 4 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। यानी कि नए छात्र जब शामिल होते तो कुल मिलाकर जो है 20 केजी क्या हो जाता है, पूरे योग में बढ़ जाता है कुल छात्रों का। तो 50 केजी जो छात्र छोड़कर गए और 20 केजी जो है क्या हुआ, कुल योग में जो है वृद्धि हो गए। यानी कि जो नए छात्र आए होंगे उसका पहले जाने वाले छात्र का वजन प्लस जो है उसका जो वृद्धि हुई उसका वजन कुल मिलाकर जो है क्या होगा, उस नए छात्र का वजन होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 50 और 20 70 हो जाएगा। यानी कि नए छात्र का वजन कितना है, नए छात्र का वजन यानी कि उसका किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 70 केजी होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया है कि एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, यानी कि कुल जो है परीक्षा कितने अंक का है, 500 अंक का है। फिर बोला गया कि जिसमें ए को बी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। फिर बोला गया कि बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। तो दिया गया है कि डी को यदि 400 अंक प्राप्त हुए हैं तो पूर्णांक में कितना प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया गया है। तो निकालना है कि ए जो है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है उस परीक्षा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 15% हम लोगों ने लिखा, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 100 लिखा जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 या 15 और कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। यानी कि 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/20 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 15% को 3/20। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए और बी का अनुपात बैठाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए को बी से 15% अधिक अंक प्राप्त होता है। यानी कि अगर बी को 20 यूनिट प्राप्त होता है तो ए को जो है उससे कितना, 3 यूनिट अधिक प्राप्त होता है। यानी कि अगर बी को 20 यूनिट प्राप्त होता है तो ए को 3 यूनिट अधिक यानी कि 23 यूनिट अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या है, रेशियो में है। फिर आगे बोला गया कि बी और सी को जो है यहाँ पर क्या किया गया कि बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। यानी कि बी को जो है सी से 1 यूनिट अधिक प्राप्त होता है। तो सी अगर 4 यूनिट प्राप्त करता है तो बी कितना यूनिट प्राप्त करेगा, 5 यूनिट प्राप्त करेगा। तो क्या हो गया, रेशियो में चेंज कर दिए। फिर इसी तरीके से 20% को अगला क्या करेंगे, इसे भी जो है फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि बोला गया है कि सी को जो है डी की तुलना में 20% कम अंक मिलते हैं। यानी कि सी को अगर 5 यूनिट मिलता है, डी को अगर 5 यूनिट मिलता है तो सी को 1 यूनिट कम यानी कि कितना मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा। सी को कितना मिलेगा, सी को आपको 1 यूनिट कम यानी कि 4 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सी और डी का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। तो यहाँ पर हमें करना क्या, यहाँ पर हमें बी को बराबर करना पड़ेगा। तो बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर अब 4 चौक 16 हो जाएगा सी। तो सी को भी अब बराबर करना है तो इधर भी क्या कर देंगे, सी को बराबर करने के लिए 4 से गुना कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा आपका, ए बी सी डी का एक निश्चित अनुपात में मान निकल जाएगा। तो ए का कितना है, 30 है,
बी का कितना है 20 है, 5 चौक 20, 80 का कितना हो गया 4 चौक 16 दोनों जगह, 5 चौक 20 हो गया डी का अनुपात, यानी कि चारों का अनुपात कितना आ गया 23:20:16:20 आ गया। उसमें से बोला गया कि डी को जो है कितने अंक प्राप्त होते हैं 400 अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त अंक जो है यूनिट यानी कि रेशियो में जो है कितना मान दिया गया 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना अंक है 400 अंक है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 से जब काटेंगे 400 तो कितना बार में चला जाएगा 20 बार में चला जाएगा, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20 अंक आ गया। कितना अंक आ गया आपका 20 अंक आ गया। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ए जो है कितने अंक प्राप्त करता है। तो एक यूनिट बराबर अगर 20 अंक है तो 23 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 23 दूनी 46 460 अंक हो जाएगा। यानी कि ए जो है कुल मिलाकर कितने नंबर प्राप्त करता है 460 नंबर प्राप्त करता है। अगर आपसे नंबर पूछा जाता तो ए का नंबर कितना हो जाता 460 नंबर, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर 460 नंबर जो कि ए के द्वारा लाया जाता है कितने नंबर में से 500 नंबर में से, परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 नमा 45, एक बचा तो 5 दूनी 10, यानी कि ए के द्वारा 92% कुल मिलाकर अंक प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित राशि 12.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 4200 रुपया हो जाती है। यहाँ पर 12.5% आपका क्या दिया गया रेट यानी कि दर दिया गया, 2.5 वर्ष आपका क्या दिया गया टाइम यानी कि समय दिया गया, और जो ये आपका 4200 रुपया दिया गया ये क्या दिया गया अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3.3/5 वर्षों के लिए 7.5 प्रति वर्ष की दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्राप्त करना होगा, तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दूसरे वाले दर और समय के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर रेट यानी कि दर दिया गया 12.5% और यहाँ पर समय 2.5 वर्ष दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितने प्रतिशत बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12.5% यानी कि 12.5 इंटू 2.5 वर्ष यानी कि पूर्णांक को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 125/4% क्या बनता है साधारण ब्याज बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंट को मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 125 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि 5/16 हो गया। तो 16 यूनिट आपका क्या है प्रिंसिपल है, 5 यूनिट आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। ये 5 यूनिट आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और नीचे का जो 16 यूनिट आपका क्या है प्रिंसिपल है। तो कुल मिलाकर अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा मिश्र धन अमाउंट आपका कितना होता है प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 21 यूनिट बराबर कितना है 4200 रुपये है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 21 से काटेंगे तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो हमें चाहिए क्या मूलधन चाहिए, तो 16 यूनिट है मूलधन। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे, यानी कि आपका प्रिंसिपल मूलधन कितना आ गया 3200 रुपया आ गया। तो अब हमें प्रिंसिपल पता है, नया समय और नया रेट पता है, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला जो कि एकमात्र फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में, कौन सा फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। यस ऐसे आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, पी से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर से रेट यानी कि दर, टी से टाइम यानी कि समय हो गया। सभी को क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका यानी कि मूलधन कितना निकला 3200, नया रेट कितना दिया गया है 7.5% दिया गया है,
और समय आपका कितना दिया गया 3/3/5 वर्ष दिया गया। तो इसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15, 15×3 = 18/5 हो जाएगा। तो 5 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, 100 नीचे भाग डिवाइड करेंगे और एक जो है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 0 और हो जाएगा। तो 2 0 2 0 चला गया। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 5 से 15 × 5 = 75 यानी कि 15 बार में चला जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15, 5×2 = 10 हो गया। 2 से काटेंगे तो 2×4 = 8 हो गया। तो आपका यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12 × 32 तो 12×3 = 36 और आपका यहाँ पर हम लोगों ने शायद कैलकुलेशन में कुछ गलती किया है तो यहाँ पर एक बार फिर से रीचेक कर लेते तो 32 × 7.5 यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 यहाँ पे 100 18 5×3 = 15 3 18/5 2 0 2 0 आपका चला गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने काटने में कुछ गलत किया तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हम लोगों को क्या था 3200 रुपया था। रेट यानी कि दर आपका कितना है नया वाला 7.5% है और आपका यहाँ पर समय कितना है तो समय है आपका 3/3/5 है। तो इसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15 3 18/5 हो जाएगा। नीचे क्या करना है 100 से डिवाइड भी करना है। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 और बढ़ जाएगा, अलग से यहाँ पर 10 मैं लिख देता हूँ। क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 2 0 2 0 चला गया। 5 से काटेंगे तो कितना बार में 15 × 5 = 75 होता है तो 5 से कट गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15 5×2 = 10 हो गया। 2 से काटेंगे 18 को तो यहाँ पर 9 बार में चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर जो है मैंने 4 बार में से काट दिया था जो कि यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर 9 बार में कट गया तो कितना हो गया 9×3 = 27 × 32 करेंगे तो 27 × 32 करेंगे तो इकाई अंक कितना आता है आपका इकाई अंक 7×2 = 14 आता है यानी कि इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका कितना है 4 है। आपका आंसर में यूनिट डिजिट 4 किस में मात्र आपका एक ऑप्शन में यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। आपको इतना गुना करने की जरूरत नहीं है, परीक्षाओं में देखेंगे यूनिट डिजिट किस में जो है 4 है, एक ही आपका ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है यानी कि आपका वही आंसर सही होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्या होता है P×R×T/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि 13,824 रुपया की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 1.1/4 वर्ष में 5 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर यक्ष रुपया जो है क्या हो जाएगी यक्ष रुपया हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि यक्ष का मान क्या होगा। तो 13,824 रुपया आपका क्या दिया गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया। 10% आपका रेट यानी कि दर दिया गया और 1.1/4 आपका टाइम यानी कि समय दिया गया। और ये जो आपका ब्याज जो लग रहा है क्या लग रहा है 5 मासिक लग रहा है यानी कि 5 माह में जो है क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। 5 माह में आपका क्या लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। यानी कि पहले 1 महीना से लेके 5 महीने तक का ब्याज चलता है, उसके बाद जो ब्याज है उस पर भी अब ब्याज लगेगा। यानी कि जो आपका यहाँ पर ब्याज जो आपका चल रहा है प्रति 5 माह का चल रहा है। और यक्ष आपको पूछा जा रहा है यानी कि यक्ष आपको क्या निकालना है। यक्ष का मतलब यहाँ पर आपको अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपका रेट यानी कि दर दिया गया एनुअल यानी कि प्रति वार्षिक दिया गया, लेकिन आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है किस में लगाना है प्रति मासिक 5 माह का लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 माह में जो है कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा। तो 5 माह हो गया, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे कि 5 माह का जो है कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा। तो इंटू 10 करेंगे तो क्या निकल जाएगा 5 वर्ष का कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2×5 = 10 2 × 6 = 12 तो कितना हो जाएगा आपका 5×5 = 25/6% हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंट में परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या चला आएगा 100 चला आएगा। 25 से काटेंगे तो 100 को कितना बार में चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। यानी कि कितना आ गया आपका 1/24 आ गया। यानी कि 24 यूनिट आपका क्या हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया और 1 यूनिट आपका क्या हो गया
एक यूनिट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी कि कोई धन है उसका 24 यूनिट राशि है, उसमें एक यूनिट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है क्या, प्रति 5 माह में। कितने माह में, प्रति 5 माह में। यानी कि पहले 5 माह में अगर 24 यूनिट प्रिंसिपल है तो एक यूनिट उस पर ब्याज लगेगा, यानी कि 5 माह के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, 25 यूनिट हो जाएगी। तो टोटल जो है कितने बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कुल मिलाकर जो है कितने महीने पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज, कुल मिलाकर कितने महीने चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर 1.1/4 वर्ष जो है कितने महीने के बराबर होगा, 1 साल 12 महीना, और 1/4 साल यानी कि कितना महीना हो गया आपका, 3 महीना हो गया। यानी कि टोटल मिलाकर कितने महीना है, 15 महीने है। तो प्रति 5 माह में जो है चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो कितने बार लगेगा, 15 महीने में कितने बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। यानी कि पहले 5 माह में अगर 24 आपका मूलधन था तो 25 आपका क्या हो गया, अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया। फिर अगले 5 महीना में 24 मूलधन होगा, फिर 25 आपका मिश्र धन होगा। फिर अगले 5 महीना में 24 मूलधन और 25 मिश्र धन होगा। तो इधर सारा गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल, और इधर सारा गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका रुपये में कितना दिया गया है 13,824 दिया गया। यानी कि 24 इंटू 24 बराबर रुपये में कितना दिया गया है, 13,824 रुपया दिया गया। तो टोटल यूनिट गुना करने पर कितना रुपया है, 13,824 रुपया। तो इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 से 1, 12 1 6, 12 5 60, 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 नमा 108 और 12 5 2 7, तो 12 चौक 72, 24 चौक कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 24 चौक 96। यानी कि एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। एक यूनिट बराबर आपका कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इधर सारा अमाउंट गुना कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 25 इंटू 25 3 बार करेंगे 25 को गुना। तो 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। और 625 में क्या करेंगे, 25 गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 25 125, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 25 25 125। तो 2 5 1 6 5 30 31, अच्छी दूनी 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1250 जोड़ेंगे तो 5 2 5 1 6 और 12 3 15 हो गया। यानी कि आपका मिश्र धन कितना आ गया, 15,625 रुपये आपका क्या आ गया, अमाउंट यानी कि मिश्र धन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। तो क्या होगा हल करने पर, यहाँ पर जब यहाँ पर पूर्णांक में तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 1 46/3, ऑफ का मतलब गुना होता है तो क्या हो जाएगा 2/23, प्लस आपका साइन है 1/3। 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में बेस यानी कि नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 है, 1 5 हो जाएगा। यानी कि पूरे स्मॉल ब्रैकेट का हल करने पर आपका कितना आ गया, 5/3 आ गया। आगे क्या है, भाग का साइन है, फिर उसके बाद ब्रैकेट है तो उससे उसका स्मॉल ब्रैकेट का भी सारा हल कर लेंगे। यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और 3 31/4 होगा। ऑफ का मतलब मैं अभी आपको बताया क्या होता है, गुना होता है। तो क्या हो जाएगा, इंटू 5/31 हो जाएगा। 31 से 31 चला गया तो कितना आ गया, 5/4 हो गया। बाकी सारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले वाली स्मॉल ब्रैकेट का आंसर कितना, यहाँ पर कैलकुलेट करने पर कितना आया था, 5/3 है। आगे भाग का साइन है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो स्मॉल ब्रैकेट को हल करने पर कितना आया था, 5/4 आया था। यानी कि जब इसे गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 को 4/5 लिखेंगे। उसके आगे क्या है, गुना का साइन है। गुना के बाद क्या है, 1/4 है। ऑफ का मतलब गुना होता है तो यहाँ पर गुना दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। फिर उसके क्या है, आगे भाग का साइन है। तो भाग को किस में चेंज किया जाता है, गुना में चेंज किया जाता है। तो गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी। 3/5 को क्या लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। आगे गुना का साइन है तो गुना दे देंगे। और यहाँ पर पूर्णांक में तो इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 20 4 24/5 हो जाएगा। सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा,
आपका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का आंसर निकल जाएगा। तो हल करेंगे, 5 से 5 आपका चला गया, 4 से 4 आपका चला गया, 5 से 5 इधर भी आपका चला जाएगा, 3 दूनी 6, चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बचा, इधर 5 बचा, इधर 4 बचा, यानी कि टोटल कितना बचा, 5 चौक 20 बचा। नीचे आपका कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। तो 20/3 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा। लेकिन आपका आंसर किस में दिया गया, यहाँ पर पूर्णांक में दिया गया। तो क्या करेंगे, इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, यानी कि 6/2/3 जो इस सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि आंकड़े में 5, 7, 3 इस तरीके से जो है आपके यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, उस सभी अंक का जो है माध्यिका क्या बोला गया है कि यक्स है। फिर बोला गया कि यदि 6 नंबर को 12 से बदल दिया जाता है तो माध्यिका यानी कि मीडियन क्या हो जाती है, y हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि x और y के बीच का अंतर क्या है। तो माध्यिका निकालने का सबसे पहले आपको तरीका पता होना चाहिए कि माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है। जो भी आपको नंबर दी गई है उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे इस नंबर में जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी दी गई है, यहाँ पर 2 दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद कौन सी संख्या है, 3 है, उसके बाद कौन सी संख्या है, तो 4 भी आपकी बनती है, उसके बाद आपका 5 भी है, उसके बाद आपका 6 भी है, उसके बाद आपका 7 भी है, उसके बाद आपका 8 भी है, उसके बाद आपका 9 भी है, उसके बाद आपका 10 भी है, उसके बाद आपका कौन सी संख्या है, उसके बाद आपका 12 एक संख्या यहाँ पर है। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 3 3 6 4 10 हो गया। ऊपर में भी गिन लेंगे कितनी संख्या, 3 3 6 4 10, यानी कि टोटल जितनी ऊपर संख्या थे उतनी नीचे भी संख्या लिख ली गई है हमारे द्वारा यहाँ पर बढ़ते क्रम में। यहाँ पर क्या किए है हम लोगों ने, यहाँ पर सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लिया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स का वैल्यू यानी कि इस पूरी संख्या का माध्यिका निकाल लेंगे जो कि यक्स का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर सभी को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे और बीच की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बीच की संख्या क्या हो जाएगी, तो बीच की संख्या इधर 4 संख्या, इधर 4 संख्या, 6 और 7 के बीच की कौन सी संख्या होगी, तो 5.5 होगी। कितनी, सॉरी 6.5 होगी। कितना होगी, 6.5 होगी। अगर आप इसे निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 6 + 7 टोटल नंबर कितना है, 2 नंबर है, तो 7 6 कितना हो जाता है, 13/2। तो कितना आ जाएगा, 6.5, यानी कि इस पूरी संख्या का माध्यिका कितनी हो जाएगी, 6.5। तो कितना हो जाएगा यक्स का मान, 6.5। लेकिन बोला गया है कि यदि 6 का जगह 6 को हम हटा दे और 6 की जगह जो है क्या लिख दे, 12 संख्या को लिख दे, 6 की जगह हम 12 अंक से जो है बदल दे, यानी कि 6 नंबर की जगह 12 को जो है क्या करेंगे, एक बार और लिख दे, तब उसकी माध्यिका क्या हो जाती है, y हो जाती है। तो हमें क्या निकालना होगा, y का भी वैल्यू निकालना होगा। तो सभी नंबर क्या दिए गए थे, सभी से पहले 2 3 4 5 6 इस बार हमें नहीं लेना है, 6 की जगह क्या लेना है, 12 लेना है। तो 12 क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो 12 अंतिम में उसे लिखेंगे। 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, उसके बाद बड़ी संख्या 7 आती है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 10 के बाद 12। अब कितने बार हो जाती है, 2 बार। 12 एक पहले से भी था और 6 की जगह 12 लिखना, यानी कि 12 अब 2 बार हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू यानी कि y की माध्यिका निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर, 7 और 8 के बीच जो है कौन सी हो जाएगी संख्या, तो 7.5 हो जाएगी। बीच में अगर इसे आप नहीं निकाल सकते तो आप इसे जो है लॉन्ग मेथड से इसे निकाल सकते कि 7 प्लस क्या करेंगे 8/2, तो कितना हो जाएगा, 8 7 15/2, कितना हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6.5, y का वैल्यू कितना आ गया, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 6.5 और y का वैल्यू कितना आ गया 7.5। दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो 7.5 - 6.5 कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। 7.5 - 6.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि यक्स और y का अंतर कितना होगा, 1 अंतर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि 12,870 रुपये की राशि को
ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए के हिस्से और बी एवं सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 3:7 है। यानी कि आपको इस तरीके से दिया गया है कि ए जो है बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 3:7 है। फिर बोला गया कि सी के हिस्से और ए एवं बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 2:9 है। यानी कि इस तरीके से बोला गया कि सी जो है ए और बी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 2:9 है। तो ये आपका दो रेशियो दिया गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फिर कि ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, ए और बी का एक डिफिनिट वैल्यू अनुपात में निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि जब दोनों का जो है यहाँ पर तीनों का योग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले रेशियो में तीनों का योग करते हैं, तीनों का रेशियो का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 है। लेकिन यहाँ पर जब तीनों का योग करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 2 11 हो जाता है। तो हमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पर दोनों के अनुपात का योग बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। तो इधर 11 हो रहा है तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इधर 11 से गुना कर देंगे और इधर क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे अनुपात में। तो कितना हो जाएगा, इधर आपका ए का वैल्यू 11 तिया 33 हो जाएगा और बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77। इधर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि ए का जो एक निश्चित वैल्यू अनुपात में कितना आ गया, 33 आ गया। सी का जो है निश्चित अनुपात में कितना वैल्यू आ गया, 20 आ गया। तो हम यहाँ पर से बी और सी का वैल्यू कितना आ गया, 77 आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी का निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी का निश्चित वैल्यू कितना है, 77 है। बी प्लस सी का निश्चित वैल्यू कितना है, 77 है। तो जब हम लोग सी का वैल्यू अगर यहाँ पर 20 पुट कर देते तो क्या निकल जाएगा, बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 77 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी कि ए 33 यूनिट है, बी 57 यूनिट और सी 20 यूनिट है। तो हमें चाहिए क्या, ए और बी के बीच का अंतर चाहिए। तो ए और बी के बीच जो है ए 33 यूनिट है और बी जो है 57 यूनिट है। तो दोनों के यूनिट में जो अंतर कितना है, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 24 यूनिट का अंतर है। और कुल जो है टोटल यूनिट कितना है, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो दोनों इधर भी आपका कितना आता है, 110 आता है, इधर भी जब दोनों जोड़ेंगे 90 और 20 110 77 आया 33 110, यानी कि टोटल कितने यूनिट है, 110 यूनिट है। हमें चाहिए क्या, ए और बी का अंतर यानी कि 24 यूनिट का वैल्यू चाहिए। और कितना जो है कुल दिया गया था, 12,870 दिया गया था। यहाँ पर से क्या करेंगे, हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए और बी का अंतर निकल जाएगा। तो हल करेंगे तो 0 0 चला गया, 11 से काटेंगे तो एक बार में, फिर एक बार में 11 सत्ते 77, यानी कि 24 इंटू क्या करेंगे, 117 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 117 इंटू 24 करेंगे तो 7 चौक 17 चौक आपका 60 हो गया। यहाँ पर 4 17 दूनी 34 2, तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाता है, 8 0 4 3 7 1 8 यानी कि 2। तो आपका कितना आ जा रहा है, टोटल 2808 रुपये आ रहा है। किसका, ए और बी का अंतर आ रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि 360 रुपये में कोई वस्तु जो है बेचने पर एक व्यापारी को 25% की क्या होती है, हानि होती है। यानी कि जब कोई वस्तु को जो है 25% मतलब कोई वस्तु को जो है 360 रुपये में बेचा जाता है तो क्या हो जाता है, 25% की हानि होती है। तो पूछा जा रहा है तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और मैं काफ़ी बार आपको भी बता चुका हूँ कि सीपी क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का खुद में कितना होता है, 100% होता है। खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो पहले कोई वस्तु थी जिसका 100% दाम था, उसे क्या किया गया, 25% के हानि पर बेच दिया गया। यानी कि 100% में खरीदा था, 25% के हानि में बेच दिया। यानी कि कितने में बेच दिया होगा, 75% में बेच दिया होगा। 100% को कोई सामान जो है कितने में बेच दिया, 25% की हानि यानी कि 75% में बेच दिया।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, यानी कि अगर 100% में खरीदा है तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, 125% में बेचना होगा। तो हमें अब क्या निकालना है, 125% का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 75% का यहाँ पर यानी कि 25% का हानि पर जब बेचता है यानी कि 75% में बेचता है तो कितने रुपये में बेचता है, 760 रुपये में बेचता है, यानी कि 75% का वैल्यू कितना है, 360 रुपये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से कट रहा है तो काट देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25% बराबर, इधर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा, यानी कि 120 रुपये। तो 25% बराबर 120 रुपये है। हमें चाहिए क्या, 125% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 125% बराबर 12 25 60, यानी कि 600 रुपया हो जाएगी। यानी कि हमें 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए, 600 रुपये में बेचना चाहिए। कितने रुपये में बेचना चाहिए, 600 रुपये में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसे एक लाइन में इस मैथ को बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि 360 रुपये जो है क्या किया गया था, 75% में उसे जो है क्या कर दिया गया था, बेच दिया गया था। और हमें क्या चाहिए, अब 125% में उसे बेच रहे हैं, यानी कि 125% का लाभ चाहिए, यानी कि उसे कितना में बेचना पड़ेगा, 125% में बेचना पड़ेगा। इस तरीके से आप एक लाइन में इस मैथ को बना सकते हैं। हल करेंगे तो 25 × 75, 25 25 125, 3 से काटेंगे तो 12 × 36, अब 12 25 कितना हो गया, 600 हो गया। यानी कि अगर आप एक लाइन में बनाना चाहें तो आप इस मैथ को एक लाइन में भी बना सकते हैं, कि आप इस तरीके से इस मैथ को बना सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा, आपके तरीके बदलने से आपका आंसर नहीं बदलता, आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या दिए गए, जब 22, 29, 38 और 53 प्रत्येक में से क्या किया जाता है, यक्स को घटाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो वे अनुपात में होते हैं, तो यक्स प्लस 1 और 4x-7 के बीच, यहाँ पर माध्य आपका नहीं है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन प्रश्न में आपका दिया गया था माध्य अनुपाती दिया गया था। क्या दिया गया था, माध्य अनुपात दिया गया था। यहाँ पर मैं हिंदी में कुछ लिखने में गलती कर रहा हूँ तो आप इसे सुधार लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया था, बीच में माध्य अनुपात दिया गया था, आपसे माध्य अनुपाती पूछी जा रही थी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप चाहे तो यक्स का वैल्यू खुद से मानकर यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आप यक्स का वैल्यू नहीं मानते खुद से तो थोड़ा जो है ये मैथ लंबा बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानकर बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसे आपको बेसिक तरीका से भी बता दूंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से है कि 22 - x 29 - x बराबर होगा क्या, 38 - x बटा 53 - x। अब मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। क्या होती है मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या पुट करें, यक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करे कि क्या हो जाए, यहाँ पर समान अनुपात बन जाए और यहाँ पर क्या बन जाए, मध्य अनुपात भी बन जाए। तो यहाँ पर मध्य अनुपात से आप चेक करेंगे तो चेक करना आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अंडर रूट जो है बनाने में किसी की संख्या का आसान होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर 8 अगर हम लोग यहाँ पर पुट करके देखते हैं तो कितना होता है आपका, 8 और 1 9 होता है, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। इंटू का साइन है तो इंटू यहाँ, क्योंकि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। और यहाँ पर भी यक्स का वैल्यू अगर 8 मानते तो 8 चौक 32 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में से 7 जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 नमा कितना हो गया आपका, 225 हो गया। 225 आपका किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। यानी कि आपका आंसर में यहाँ पर 1 का जो है 15 आंसर सही दिख रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू, ये जो आपका पहला इक्वेशन है वहां पर भी पुट करके देख लेंगे कि यक्स का वैल्यू 8 पुट करने पर ये जो है समान अनुपात में बदल रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, 22 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 22 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा। और 29 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 21 बचेगा। और
38 में से 8 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 30 बचेगा, और 53 में से 8 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 45 बचेगा। 7 से कितना बार में जा रहा है 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इधर भी कितना हो गया 15 दूनी 30, 15 तिया 45 हो गया। यानी कि ये समान अनुपात में बदल रहा है, क्योंकि 2/3 बराबर है 2/3 के, यानी कि 8 बैठाने पर, इस पूरी संख्या में यक्स का मान 8 बैठाने पर ये जो है किस में बदल जा रहे हैं, समान अनुपात में बदल रहे हैं। यानी कि यक्स का वैल्यू यहाँ पर 8 बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर 15 भी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे 22 इंटू 53 करेंगे। तो 22 इंटू 53 करने पर कितना आता है, तो यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं हम लोग है। तो 22 इंटू 53, तो 53 दूनी 106 प्लस 106, तो आपका कितना हो जाता है 1166 हो जाता है। माइनस कितना हो जाएगा -53x माइनस 22x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 और 3 8x हो जाएगा। यानी कि -85x हो गया, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर का साइन करेंगे, यहाँ पर बराबर का साइन है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं। इधर फिर क्या करेंगे 29 इंटू 38 करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 29 इंटू 38, यानी कि 38 इंटू 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 72 2 7 9 27 और 7 आपका कितना होता है 34 हो जाता है। 38 दूनी 76 हो गया, 2 6 4 10 7 3 10 है, कितना हो गया आपका 11 हो गया। यानी कि कितना आ जाएगा आपका 1102 आ गया। कितना आ गया 1102। माइनस साइन रहेगा -38x -29x, तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा 9 और 17 3 2 5 1 6, यानी कि 67x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ गलती किया, 3 2 5 अब 5 2 7x होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 85x नहीं होगा, यहाँ पर 75x होगा। यहाँ पर क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपोजिट साइड में है तो कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1166 माइनस 1102 जाएगा, तो कितना बच जाएगा इधर आपका 64 बच जाएगा। और 75x को इधर भेजेंगे तो 75x माइनस 67 कितना बच जाएगा आपका 8x बच जाएगा। यानी कि 8 से काटेंगे 64 कितना बार में चला जाएगा 8 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। x का वैल्यू क्या करेंगे 8 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 चौक 32, 32 में से 7 गया तो 25। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है यक्स का वैल्यू निकाल कर मध्य अनुपाती आप लॉन्ग टर्म में भी इसे निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं, यक्स का वैल्यू खुद से मान सकते हैं, जिससे कि आपको जो है अगर आप यक्स का वैल्यू मानकर बनाना सीख जाते हैं तो इससे जो है परीक्षाओं में समय की बचत होगी आपकी। तो इसलिए आप हमेशा जो है यक्स का वैल्यू खुद से मानकर पुट करके बनाया करेंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों स्थितियों में आपका आंसर क्या आएगा 15 ही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो फिर उसके आगे बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर क्या करता है 25% की छूट देता है। फिर उसके बोला गया कि इसके अतिरिक्त वह जो है क्या करता है 20% का एक अन्य छूट देता है। यानी कि पहले अगर उसने 25% का छूट दिया था, उसके बाद भी जो है क्या करता है उसी वस्तु पे छूट देने के बाद फिर से 20% का छूट देता है। तो बाद में अगर 2 छूट देने के बाद क्या होता है वह जो है 83.2 रुपया का नुकसान उठाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो सभी परसेंट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी बार कि किस तरीके से परसेंट में चेंज किया जाता है। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे 1/4। इधर 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। तो सबसे पहले किया क्या गया यहाँ पर 5 क्या था एक आपसे सीपी था, उसमें 2 यूनिट क्या किया गया बढ़ाकर उसे जो है अंकित किया गया है। यानी कि कोई वस्तु 5 यूनिट का कोई सामान था उसे बढ़ाकर जो है कितने जो अंकित किया गया 7 यूनिट कर दिया गया। तो इधर सारा जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा सीपी रहेगा, और इधर जो आपका रहेगा सारा क्या रहेगा ईएसपी यानी कि विक्रय मूल्य रहेगा। तो इधर क्या हो गया 5 यूनिट का सामान 7 यूनिट में जो है शुरुआत में अंकित किया गया। फिर क्या बोला गया
इधर बोला गया कि 25% का क्या दिया गया, छूट दिया गया। यानी कि 4 यूनिट का कोई सामान था, उसमें 1 यूनिट का कोई छूट दे दिया गया। 4 यूनिट का कोई सामान 1 यूनिट का क्या किया गया, छूट दे दिया गया। यानी 4 यूनिट का सामान जो है 3 यूनिट में जो है बेचा गया। फिर बोला गया कि फिर जो है अतिरिक्त 20% का छूट देता है, यानी कि 1/5। तो 5 यूनिट का कोई सामान जो है 1 यूनिट की छूट पर यानी कि 4 यूनिट में उसे बेच दिया जाता है। क्या करेंगे, सारे आपस में गुना करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य, इधर गुना करेंगे तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करने से पहले यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन आ रहा तो 4 को काट देंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए। यहाँ पर कितना हो गया आपका, 5×5 = 25 हो गया। और इधर जो आपका कितना हो गया, 7×3 = 21 हो गया। यानी कि सीपी का आपका जो है कितने यूनिट है, 25 यूनिट है। और आपका विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, 21 यूनिट है। तो यहाँ पर यूनिट में नुकसान कितना हो रहा है, तो 4 यूनिट का नुकसान हो रहा है। और रुपये में यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 83.2 रुपये दिया गया है। 83 पॉइंट कितना दिया है, 2 रुपया। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता तो यहाँ पर जीरो नहीं बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 10 आ जाएगा नीचे। 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4×8 = 32 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे तो 2×5 = 10 और यहाँ पर 104 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका, 104/5 आ गया। हमें चाहिए क्या, सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो सीपी जो है कितने यूनिट है, 25 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 104/5 है। तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे। तो 5 से काटेंगे 25 को तो 5 बार में चला जाएगा। 104 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, 4×5 = 20। यानी कि टोटल रुपये जो है यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस वस्तु का, 520 रुपया होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि ए किसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। सी उस काम को 120 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बोला गया कि यदि ए को क्रमशः बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में जो है सहायता प्रदान करती है। यानी कि ए जो है क्या है, प्रतिदिन काम कर रहे हैं और बी और सी जो है एक दिन ए के साथ जो है बी काम करता है, फिर अगले दिन बी नहीं काम करके उसके साथ कौन काम करता है, सी काम करता है। यानी कि पहले दिन ए के साथ मान लिए कि बी काम करता है, फिर अगले दिन बी काम से निकल जाता है, उसके बाद सी काम करता है, फिर उसके अगले दिन सी निकल जाता है, उसके बाद फिर बी काम करता है। इसी तरीके से ए के साथ जो है एक दिन बी एक दिन सी जो है काम करता रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो कार्य को जो है पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। TW आपका हो गया टोटल वर्क यानी कुल कार्य, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए जो है एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 60 दिनों में करता है। सी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 120 दिनों में करता है। तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 20, 60 और 120 का एलसीएम कितना होता है, 120 होता है। तो 120 को जब 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि ए जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करता है, 6 की कार्य क्षमता से। और 120 को जब 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि बी जो है उस काम को 2 की कार्य क्षमता से काम करता है। और सी जो है 120/120 करेंगे तो 1 आएगा। यानी सी जो है उस काम को 1 की कार्य क्षमता से काम करता है। तो बोला क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे बोला जा रहा है कि पहले दिन जो है ए और बी कार्य करता है। क्या कार्य करता है, पहले दिन ए और बी कार्य करता है। तो कितना कार्य करेगा, पहले दिन में 6 और 2 8 काम करेगा। और अगले दिन ए के साथ जो है क्या करता है, बी हट जाते हैं और उसकी जगह क्या आ जाता है, सी आ जाता है। तो अगले दिन ए और सी मिलकर कितना काम करेगा, ए 6 के हिसाब से काम करेगा, सी 1 के हिसाब से काम करेगा। यानी कि टोटल मिलकर कितना काम करेंगे, तो 7 काम करेंगे। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि पहले दिन 8 काम होता है, दूसरा दिन 7 काम होता है। यानी कि 2 दिनों में कुल मिलाकर कितना काम होता है, 8 7 15 काम होता है। हमें करना कितना काम है, 120 काम करना है। करना कितना काम है, 120 काम करना है। तो 2 दिनों में 15 काम होता है। तो 120 काम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 8 दूनी 16 हो जाएगा, इधर कितना हो गया, 15 8 120 हो गया। यानी कि इधर टोटल काम कितना हो गया, 120। और 120 काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 16 दिनों में किया जा रहा है।
यानी कि 120 काम को करने में ए के साथ वैकल्पिक दिनों में बी और सी लगते हैं, तो उस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगता है? 16 दिन लगता है। तो इस क्वेश्चन का 16 आंसर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या दिया गया? आपके 3 संख्याएं दी गई है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या यक्स से क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक मामले में शेष यानी कि रिमाइंडर क्या होता है? समान बचते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स के अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में जो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो तीनों संख्याएं दी गई है, सभी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? नीचे की ओर पहले लिख लेंगे ताकि इसे हल करने में आसानी हो आगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सभी संख्याओं को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों संख्याओं का आपस में अंतर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 22,814 माइनस क्या करेंगे? 17,985 करेंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। अंतर करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा? 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ पर रह गया आपका 7, तो 9 8 17। यहाँ पर रह गया आपका 1, तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। यानी कि दोनों का अंतर यहाँ पर कितना आ गया? 4,829। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? ये दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो 22,814 माइनस कितना करेंगे? 19,741 करेंगे। तो कितना अंतर आ जाएगा? 3। यहाँ पर कितना? 4 में से 1 गया, 3। यहाँ पर 7 4 11 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 7। यहाँ पर 7, तो 7 में से 7 गया 0, और 22 में से 19 गया, तो कितना बचा? यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो ये दोनों संख्या, अब क्या करेंगे? ये जो दोनों बाकी संख्या बची गई उनका भी अंतर निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? 19,741 माइनस क्या करेंगे? 17,985 करेंगे। तो 11 में से 5 गया, 11 में से यहाँ पर 6 बचेगा। फिर यहाँ पर से 3, तो 8 5 13। फिर यहाँ पर आपका 6 हो गया, तो 9 7 आपका यहाँ पर 16 हो गया। फिर इधर आपका 18, तो 18 में से 17 गया, तो 1 बचा। तो तीनों का हम लोगों ने क्या निकाल लिया? आपस में अंतर निकाल लिया। ये जो आपकी तीनों संख्याएं निकली है, जो तीनों संख्याएं अंतर निकाल कर यहाँ पर निकली है, उसका हमें क्या निकालना होगा? HCF यानी कि महत्तम निकालना होगा। वही आपका क्या होगा? यक्स का वैल्यू होगा। वही आपका क्या होगा? यक्स का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 1756 भागा किसे करेंगे? सबसे बड़ी संख्या से यहाँ पर कर देते, तो 4829 यहाँ पर कर देते। तो एक बार में, एक बार नहीं सॉरी 2 बार में यहाँ पर जा रहा है, तो 2 बार यहाँ पर करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 बार में जो है कितना बार में चला जाएगा? 2 बार करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, और 5 दूनी 10 है 11, 7 दूनी 34, 1 आपका कितना हो गया? 35 हो गया। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 9 में से 2 गया तो 7, 1 आपका यहाँ पर हो गया 5 3 8, यहाँ पर हो गया 1, 1317। यहाँ पर माइनस करेंगे 1756, यहाँ पर आपका एक बार में, तो 1317, 9 7 16, 4 में से गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा आपका। फिर यहाँ पर से आपका 4 हो गया, 439। यहाँ पे देखेंगे 1317 कट रहा है या नहीं। तो कितना बार में? 3 बार में लगा के देखते, तो 9 3 27, 2 3 9 2 11, 4 3 12 1 13, यानी कि ये पूरा कट गया। अब हमें क्या देखना होगा? 439 से ये जो है 3073 जो है ये कट रहा है या नहीं, तभी ये जो है क्या होगा? 439 आपका HCF बनेगा इन दोनों संख्याओं का अंतर का। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखते हैं 9 7 63, 7 बार में काट के देखते हैं, तो 9 7 63, 3 6, 7 1 6 27, 7 में 2 7 4 28, 7 2 30, यानी कि आपका HCF जो है कितना आ रहा है? यानी कि यक्स का वैल्यू आपका कितना आ रहा है? 439 आ रहा है। तो यक्स का वैल्यू आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है जो यक्स का वैल्यू आएगा उसका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 नमा आपका कितना होता है? 108 होता है। यानी कि यक्स के वैल्यू का गुणज का मान कितना हो जाएगा? 108 होगा। यानी कि गुणनफल का मान कितना हो रहा है? 108। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये आपके पिछले वाले ही ग्राफ है, प्रोडक्शन और सेल दिया गया है, यानी कि उत्पादन और बिक्री दी गई है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2010 से 11 और 11 से 12 के दौरान वाहनों के कुल उत्पादन और 12 से 13 और 14 से 15 के दौरान वाहनों की कुल बिक्री का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2010
11 के बिक्री कितनी की गई थी, तो 2010-11 में जो है यहाँ पर, सॉरी बिक्री नहीं उत्पादन बोला जा रहा है, तो यहाँ पर उत्पादन कितना किया गया था 2010-11 में, तो 600 किया गया था। फिर अगला कितना है 10 से 12 में, सॉरी 11 से 12 में, 11 से 12 में कितना किया गया था उत्पादन, तो साढ़े 600 किया गया था। तो क्या करेंगे दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5 6 6 12 हो जाएगा। अगला क्या करना है यहाँ पर 12 13 14 15 के वाहनों का कुल बिक्री निकालना है। तो 2012-13 में बिक्री कितनी की गई थी, तो 750 की गई थी। और 14-15 में जो है बिक्री कितनी की गई थी, 800 की बिक्री की गई थी। तो दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 50 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, दोनों का अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सुना सुना कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 5 25 हो जाएगा, और इधर काटेंगे तो 5 तिया 15 और 1 31, यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया 25:31, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि एक शंकु और एक गोलार्ध में समान आधार है। तो समान आधार का मतलब क्या है, समान आधार का यहाँ पर मतलब है कि शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है दोनों का क्या है समान है, यानी कि शंकु का जितना रेडियस है उतना ही जो है क्या है गोलार्ध का भी आपका रेडियस है। और फिर बोला गया कि उसका आयतन भी जो है क्या है समान है। फिर बोला गया कि यदि शंकु की ऊंचाई जो है कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो गोलार्ध की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको दोनों का फॉर्मूला, किसका किसका फॉर्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला और गोलार्ध के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला यानी कि कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोलार्ध यानी कि सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है आपका फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू। ये आपको हिंदी में हमेशा ध्यान रखना है कि गोलार्ध मतलब क्या होता है अर्धगोला होता है। गोलार्ध मतलब क्या बोला जाता है अर्धगोला। तो अर्धगोला यानी कि गोलार्ध का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। दोनों का आयतन बराबर दिया गया है, रेडियस यानी कि त्रिज्या बराबर है, आपका शंकु का ऊंचाई दिया गया है और आपका स्फीयर यानी कि गोलार्ध की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो दोनों का क्या करेंगे आयतन बराबर करेंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर यानी कि त्रिज्या दोनों में सेम है, तो आर को दोनों आर ही रहने देंगे। एच यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई, तो इंटू क्या करेंगे 12 कर देंगे, बराबर है क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है। तो क्या करेंगे दोनों का आयतन यहाँ पर बराबर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर गोलार्ध का आयतन क्या था आपका फॉर्मूला क्या था 2/3 पाई आर क्यू था। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा आपके गोलार्ध की त्रिज्या निकल जाएगी। तो पाई पाई चला गया, नीचे 3 चला गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 6 बार में चला जाएगा। और इधर आर स्क्वायर है इधर आर क्यू है, तो जब काटेंगे तो क्या बचेगा 1 आर बच जाएगा, यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि उस गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। उस गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए